सूरज डूबते ही सुरमाई रोशनी लाइंस एरिया की तमाम इमारतों को हल्की हल्की हवा से ठंडक बख्शने लगी थी। चौथी मंजिल की इस फ्लैट में खामोशी छाई थी। मरियम किसी पड़ोसी की तरफ थी। जोविद खेलने गया था। मैरी किताबों में सर दिए बैठी थी। ऐसे में वो छोटे से कमरे में मौजूद बिखरे बाल, बसमुर्दा सूरत और हल्के सद आंखों के साथ पलंग पर अपने दुपट्टे की तलाश में तकिए उलट पुलट रही थी। हल्के सर्द रंग के जोड़े में उदास आंखों के नीचे मौजूद गालों पर सर्दी झलक रही थी। घुंघराले स्याह बाल ऊपर को फूले हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। उस दिन छत की मुलाकात के बाद 4 माह और 3 दिन गुजर गए थे। दौरान उसे फिर कभी यहाँ नजर नहीं आया था। वो मुलाकात उसकी पहली मुलाकात थी, लेकिन वो उसके शहर में ऐसी जकड़ गई थी कि चाहकर भी निकल नहीं सकी। यूँ महसूस होता था वो इंसान नहीं जिन्नात में से था, और वो आसेब सदा हो गई है। दिमाग ने दिल की बहुत क्लास दी, हर जतन कर डाला, पर वो ऐसा बगावत पर उतरा कि हर चीज़ में, हर चेहरे में उसी का अक्स तलाशने लगा। दिल में वसवसे घर करने लगे, क्या पता वो अब इस दुनिया में ना रहा हो। उसकी इस अजीब सदा हालत की उसके दिल के पास सुनैना को खबर थी। हर पल का साथ और दोस्ती थी। उसकी बदलती हालत कैसे छुप सकती थी। और आज वो तंग आकर अनु से उसके बारे में पूछने का फैसला कर चुकी थी। सुनैना के पूछने पर उसे बता चुकी थी कि वो कहाँ और क्यों जा रही है। पागल मत बनो जोई, रुक जाओ समझी। सुनैना ने उसके बाजू को पकड़कर पूरी कुव्वत से उसे अपनी तरफ घुमाया। वो जो दुपट्टा उठाकर गले में डालने वाली थी, घूमकर सुनैना के रूबरू हुई। अगर रुकूंगी तो पागल हो जाऊंगी, सपाट लहजे में वसक से कहा। 1 मिनट, ये तो सोचो, अन्नू क्या सोचेगा। तुम उस लड़की के बारे में क्यों पूछ रही हो। सुनैना ने रसान से समझाया। कह दूंगी, ये तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं उसके बारे में क्यों पूछ रही हूँ। बर्जास्त सा जवाब दिया। आहिस्ते से अपना बाजू उसके हाथ से छुड़वाया और पलंग पर से दुपट्टा उठाकर गले में डाल लिया। जोई, ये तो जानती हो ना वो मुस्लिम है। सुनैना ने सीने पर हाथ बांधे सवाल किया। वो अब अपना दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी, निगाहें चुराई, पलकें फड़फड़ाई। हाँ, तो मैंने कब कहा वो असाई है। नहीं कहा, पर तुम गुनाह कर रही हो। अब्बा को पता चल गया तो। सुनैना तुनक का फिर से रूबरू हुई। मतलब क्या, कहना क्या चाह रही हो तुम। गुनाह कैसा। जोई ने अब की बार गुस्से से निगाहें उसकी निगाहों में गाड़ी। मतलब ये कि तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो। सुनैना ने एक सांस में कहा। सुनैना की आंखों में गाड़ी उसकी आंखें फिर से साविया बदलने लगी। नहीं, सख्त लहजे में फौरन उसकी बात को रद्द किया। झुटलाओ मत मुझे, पागल नहीं हूँ मैं, बहन हूँ तुम्हारी। हर किसी की तो नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें पढ़ना मैं जानती हूँ। तुम पागल हो चुकी हो उस लड़की के लिए, और ये पागलपन अब शिद्दत इख्तियार करता नजर आ रहा है मुझे। सुनैना ने दो टोक लहजे में जवाब दिया। नहीं, तुम तुम गलत हो। मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, और मोहब्बत यूं नहीं होती। गड़बड़ाकर उसकी बात की नफी की। तो फिर कैसे होती है। तुमसे 2 साल छोटी हूँ, पर बच्ची अब मैं भी नहीं हूँ। 4 माह हो गए हैं तुम बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही हो। सरे शाम बेलकुनी के चक्कर, दोपहर को हिना के घर की बिला वजह चक्कर, सुनसान छत पर जाना, और अब क्या करने जा रही हो। अनु से उसके बारे में पूछने जा रही हो। सुरैया ने पेशानी पर बल डाले उसे आईना दिखाया, जो शायद उसके साथ साथ खुद को भी धोखा दे रही थी। दूसरी तरफ खामोशी थी। सुनैना ने गहरी सांस ली, मोहब्बत से उसे करीब किया। जोई, ये खाई है, तुम गिरी नहीं हो अभी। पलट आओ, उसे भूल जाओ। वो अजनबी था। एक दिन इत्तेफाक से मुलाकात हुई तुम दोनों की, और बस। सुनैना ने रसान से समझाते हुए अब उसे दोनों कंधों से थाम लिया था। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती सुनैना। मुझे तो अन्नू से बस ये पूछना है कि वो जिंदा है ना। वो उस दिन छत से छलांग लगाने वाला था तो। जोई ने सर को झटकेते हुए चिढ़कर वजाहत दी। और अगर अन्नू ने कहा कि वो मर। एक जोरदार थप्पड़ सुनैना के जुमले को मुकम्मल नहीं कर सका था। जोई उसे थप्पड़ मारने के बाद अब मुजस्सिम बनी खड़ी थी, जबकि सुनैना गाल पर हाथ रख के हैरत से उसे देख रही थी। कितने ही पल खामोशी निकल गई, और फिर आवाज़ गूंजी पूरी इत्मीनान। वो मर नहीं सकता। दिल कीड़ लहजा था। वो झटके से पलटी और तेज तेज कदम बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। मैंगोले की लॉन में तकरीब अपने अख्ताम पर थी। रात के 3 बजे अब लोग थकने और शराब में चूर होकर लड़खड़ाने लगे थे। अधखुली आंखों और डगमगाते कदम अब लॉन छोड़कर कमरों का और बाहर का रुख कर रहे थे। बत्तियां अब बुझने लगी थीं। लॉन आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा था। मरहम से आवाज़ से बजती मौसीकी अब मौसीकी के आले पर बज रही थी। गुलूकारा जा चुकी थी।
ऐसे में मंगोलिया की सुनहरी इमारत के एक कोने में शीशे की बनी लिफ्ट मुतवाज़िन रफ्तार से ऊपर चढ़ रही थी। लिफ्ट के बस में जोई दो लड़कों के दरमियान में खड़ी थी। महरून गाउन के ऊपर कंधों पर अब स्याह मर्दाना कोट का इजाफा था। 3 घंटे वो एक कमरे में बेमकसद एक सोफे पर बंदी बैठी रही थी और अब जाकर उसे उस कमरे से निकालकर कहीं और ले जाया जा रहा था, शायद ऊपर किसी कमरे में। उसके हाथ बंधे हुए थे जो उस पर दिए हुए स्याह कोट के नीचे छुपे थे। यकीनन उसकी इज्जत का जनाजा निकलने का वक्त करीब था। ऐसा महसूस हुआ जैसे सांस उखड़ने लगी हो। वो शख्स चंद कदम आगे बढ़ी और चिल्लाने लगी, हेल्प, हेल्प मी, प्लीज लिसन। गले से फटने जैसी आवाज़ बरामद हुई जब वक्त उस लिफ्ट के शीशों से टकराकर वापस आ रही थी। होटल से बाहर निकलते हंसते मुस्कुराते चेहरे उसकी बेबसी से बेखबर मस्त मगन अपनी शानदार गाड़ियों में बैठ रहे थे। दिल के धड़कने की रफ्तार खौफ के बायस तेज सर हो चुकी थी। वो फड़फड़ाने लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पंछी जाल में फंसने के बाद फड़फड़ाता है। दोनों लड़के उसे काबू कर रहे थे। एक ने जल्दी से उसके मुंह पर टेप लगाई, दूसरा उसके बाल खींचते हुए उसे पिस्टल दिखा रहा था। कितने जालिम थे ये लोग। और वो जाल में फंसे पंछी की तरह फड़फड़ाकर सिर्फ अपने पंख जख्मी कर रही थी। नतीजा कुछ नहीं था, चारों तरफ जाल ही जाल था। लिफ्ट खुल चुकी थी। वो उसे घसीटते हुए अब होटल की गैलरी में से ले जा रहे थे, जहाँ दाएं बाएं कमरों के दरवाजे बंद थे, जैसे उसकी किस्मत के दरवाजे बंद थे। पास औकात आदमी एक नहीं होता, 3, 4 या उससे भी ज़्यादा। तमन्ना के कहे हुए अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे। रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर पर रफ्तारी से सफ़र कर रही थी। वो फटी फटी आंखों से दोनों लड़कों को देखते हुए कभी टेप से बंद किए मुंह से बोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी और कभी बंधे हाथों को खोलने की कलाइयों को घुमा रही थी। हर कोशिश नाकाम थी। वो दलदल में धंसने जा रही थी। तमन्ना कह रही थी, वो पहली दफ़ा में इतना बुरा हार करते हैं कि लड़की जिस्मानी और ज़हनी दोनों तौर पर मफलूज होकर रह जाती है। जिस्म का रुआं रुआं खड़ा हो रहा होता है। जाल में फंसते पंछी को पहले पिंजरे में कैद किया जाता है, फिर उसके पर काट दिए जाते हैं। उसके पर कटने जा रहे थे। आह! मेरे अपनों को मेरी खबर तक नहीं होगी कि मुझ पर क्या बीत रही है। शायद लीताओं को फ़ोन करते होंगे, उसका पूछते होंगे। नहीं, वो नहीं करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे। मैं उनके लिए मर ही तो चुकी हूँ। जो गुनाह मैं कर चुकी थी, उस पर उन्होंने पर्दा डाल दिया था, लेकिन नफ़रत दिल से नहीं निकाली थी। उसकी आंखों के सामने कितने ही मनाज़िर घूम गए थे। जॉन उसे दुपट्टा दुरुस्त करने का कह रहा था। मरियम उसे रात को बाहर जाने से मना कर रही थी। आमना उसे वुज़ू करने का तरीका समझा रही थी। वो वुज़ू कर रही थी। वो सलेब को चूम रही थी। वो चाय नमाज़ बजा रही थी। वो हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पेविस किए उस पर सर टिकाए हुए थी। वो दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थी। फटी फटी आंखों से इर्द गिर्द देखा। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे, जैसे उसकी किस्मत के दरवाजे उस पर बंद थे। काश कोई दरवाज़ा खुल जाए। दिल तड़प कर दवा कर गया, जैसे हर दफ़ा हर लम्हा किया करता था। कहाँ ये याद रहा था कि वो दुआ ना मांगने का तैयार कर चुकी है। आंखों के सामने गुस्से लम्हे यके बाद तीसरे सिरक रहे थे। दुआएं कबूल नहीं होती, कम से कम मेरी तो कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। मैंने एक दुआ को इन 6 सालों में हर पल हर जगह और कलीसियाओं में घुटनों पर बैठ बैठ कर मांगा, मगर नहीं हुई। किताब से सर उठाए उससे आमना की आंखों में देखकर कहा। वो मुस्कुराई, अपनी गोद में खुली किताब बंद कर दी। सब्ज घास पर खुली किताबों के सफ़े पर पढ़ाए। वो शायद कुछ कहना चाह रही थी, मगर इज्तनाब बरत रही थी। एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो, वो झिझक कर पूछ रही थी। तुम्हें ऐसी लगती हूँ क्या? कहो। मुस्कुराते हुए इजाज़त दी। निगाहें उस पर मरकूज की। अल्लाह से मांगो तो शरीक मत ठहराओ। आमना ने आहिस्तगी से डरते डरते कहा और फिर गड़बड़ाकर रद्द-ए-अमल जांचने के लिए उसके चेहरे पर निगाह उठाई। जैसा सोचा था वैसा ही था। जोई हैरत से देख रही थी। उसकी खामोशी आमना को मज़ीद बोलने पर उकसा गई। ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। बड़े एतमाद से कहा, मैं मुसलमान नहीं हूँ आमना। हैरत में डूबी आवाज़ सी। तो हो जाओ, वो पुरसुकून लहजे में कह गई, बिना किसी खौफ के। मंजर खोने लगे। दिल की घुटन अब आंखों में धुआं भरने लगी। आंखों की पुतलियों में खौफ था और फिर जुबान मुंह के अंदर वर्द करने लगी। अल्लाह ताला ही महबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो हमेशा जिंदा और कायम रहने वाला है,
जिसे ऊँघ आती है ना नींद। उसकी मलकियत में ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने शफ़ाअत कर सके? वो जानता है जो लोगों के सामने है और जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते। मगर जितना वो चाहे, उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है, और वो उनकी हिफाज़त से ना थकता है और ना उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बाला और बड़ी अज़मत वाला है। उसकी ज़ुबान कितनी तेज़ी और रवानी से बढ़ रही थी, और उसका दिमाग एक लफ्ज़ नहीं भूला था। ये आयतल कुर्सी है। हम हर दुआ में इसे पढ़ते हैं, हर मुश्किल में, हर परेशानी में ये पढ़ते हैं। आमना की आवाज़ ज़हन के पर्दों पर गूंज रही थी। दिल डूब रहा था, और वो नहीं जानती थी इस समय वो अल्लाह की तरफ क्यों पलटी थी। शायद वो नहीं, खौफ से भरा दिल पलटा था। एक बार फिर उसे एक कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया गया था। सुनैना को यूं ही गाल पर हाथ रख के हैरत ज़दा छोड़कर वो तेज तेज कदम उठाती फ्लैट की बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। सुनैना की बात पर तो जैसे धड़कनें बंद होने को थी, मगर क्यों? ये सब शायद उसको बहुत सोचने का नतीजा था, उसको खोजने का नतीजा था, या सच में वो उससे मोहब्बत करने जैसा गुनाह कर बैठी थी। नहीं, मोहब्बत नहीं है। दरवाजे की हैंडल को मजबूती से थामा, घुमाया, दरवाज़ा खुल चुका था। अगर ये मोहब्बत हुई तो? खुद हादसा सवाल जो डरते हुए दिल दिमाग से कर रहा था। फ्लैट का दरवाज़ा हाथ को झटका देकर जोर से बंद किया। नहीं, मोहब्बत नहीं, सिर्फ तजस्सुस है मुझे। झूठी तसल्ली थी। पीछे मुड़कर बंद दरवाजे की तरफ देखा। सुनैना उसके पीछे नहीं आई थी। रुख मोड़कर आगे बढ़ी। वो तेज तनफ्फुस के साथ सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी। उसे अन्नू से मिलना था। उसके ऊपर आने से पहले मिलना था। वो देख चुकी थी, वो पार्क से वापसी के लिए निकल चुका है। कंधे पर दुपट्टे को दुरुस्त करती वो जितना तेज हो सकता था नीचे उतर रही थी। अचानक पाँव थमे। अनु सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर आ रहा था। स्याह ट्राउज़र, हगी टी-शर्ट, वो सर झुकाए ऊपर चढ़ रहा था, और अब उसे देखकर तो मज़ीद सर झुका गया था। वो उनकी इमारत के शरीफ लड़कों में शुमार होता था, जो कभी बिला वजह लड़कियों की ओर नहीं देखते थे। अन्नू को ऊपर आता देखकर वो वहीं रुक गई, हिम्मत जमा की, उससे बात करने की हिम्मत। और फिर इससे पहले कि वो लापरवाही से पास से गुजरकर ऊपर चढ़ता, वो पलटी। रुकिए अन्नू, मुझे आपसे बात करनी है। एक ही सांस में तेजी से वो पूरा फिक्रा कह चुकी थी। अनिल, जिसके लिए ये बिल्कुल गैर मुतवक्का था, हैरत से बामुश्किल रेलिंग को थामे अपने कदम रोक सका। मुझसे? हैरत से इर्द गिर्द देखते हुए सवाल किया। मबादा वो किसी और की बात कर रही हो, लेकिन उसने उसी का नाम पुकारा था। उसे बिल्डिंग में सब अन्नू के नाम से जानते थे। जी, आपसे। जो इन्हें थूक निकला, एहतियातन सीढ़ियों के ऊपर और नीचे किसी की मौजूदगी को जांचा। आ, आप जोवीद की बहन है ना? फिक्र ना करें, वो आ रहा है बस नीचे। बाकायदा कभी बात न होने के बावजूद वो इतना तो जानता था कि वो जोवीद की बहन है। अलबत्ता नाम से इन पर बहुत जोर देने के बावजूद भी याद नहीं आ रहा था। मुझे कुछ और बात करनी है, मतलब कुछ पूछना है आपसे। सांस अंदर उड़ेलती वो कुछ इत्मीनान से उसकी बात काट चुकी थी। हाथ रेलिंग पर से उठाया। अनिल, जो ये समझा था कि वो शायद अपने भाई के मुतालिक पूछ रही है, उसकी अगली बात पर फिर से मुतखिर हुआ। 1, 2, 3 सेकंड। कहिए, मतलब पूछिए। गड़बड़ाकर पेशानी पर नासमझी के शुक्र नुमादार करता मुतवज्जा हुआ। सामने खड़ी लड़की पुरसरार लग रही थी, परेशान, उलझी हुई, मजबूर। यहाँ नहीं। जो इन्हें फ़ौरन इर्द-गिर्द देखते हुए मुस्तरब लहजे में कहा। जी? क्या मतलब? वो गड़बड़ा गया। ऐसा क्या कहना चाहती थी वो? गलत मत समझें प्लीज़। फ़ौरन हाथ उठाए सफाई दी। क्या आप ऊपर छत पर आ सकते हैं अभी? इल्तिजाई लहजे में गुजारिश की। अनिल ने पुरतजस्सुस देखा। ज़हीर पूरी रफ्तार से माजी की रेल घुमा रहा था। नहीं, कभी नहीं। इससे पहले तो उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं हुई। देखिए, आप गलत मत समझें, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है प्लीज़। पिपड़ी ज़्यादा लबों की जिल्द को दांतों से खींचते हुए इल्तिजा की। चंद सेकंड की खामोशी रही। चलिए, मैं आ रहा हूँ। अनिल ने सयाज सेमकी की हालत में हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने का कहा। उसका ऐसा कहना ही था कि जो तेज़ी से पलटकर सीने चढ़ने लगी, जबकि वह हैरतज़दा बार बार उसकी पुश्त को मुताजिब घूरता मतवाज़ा रफ्तार में उसकी तकलीद कर रहा था। ऊपर पहुंचा तो वो छत के दरवाजे के पास खड़ी थी।
बस मुर्दा, वो परेशान हाल, बीमार चेहरा। कहिए। वो तजस्सुस लहजे में कहते हुए वो अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। वो शायद हिम्मत जमा कर रही थी या लफ्ज़ों को तरतीब दे रही थी, लेकिन ये खामोशी चंद सेकंड पर ही मुहित रह सकी। दुरान कहाँ है? आहिस्तगी से सर ऊपर उठाए वो उससे बिल्कुल गैर मुतवक्का सवाल कर रही थी। आवाज़ जुकाम ज़दा थी, आंखें सोजिश ज़दा, रट जगहों की खमासी थी। सामने खड़े अनिल के लिए हैरत का एक और धचका था। जी। आपका दोस्त दुरान, उसका पूछ रही हूँ, यही नाम है ना? वो पार्क में सामने बेंच पर। झिझकते हुए वो उसे दुरान के बारे में वजाहत देने लगी। अनिल ने हाथ उठाए उसकी बात को काट दिया। हाँ, यही नाम है, मगर आप क्यों पूछ रही हैं उसका? आप कैसे जानती हैं दुरान को? जवाब देने के बजाय वो तजस्सुस लहजे में उल्टा उससे सवाल कर रहा था। मैं नहीं जानती उसे। चेहरे का रुख सामने दीवार की तरफ किया। वो वहाँ खड़ा था, कूदने के लिए। दिल पर जैसे बोझ पड़ने लगा। छत पर चलती हवा, उसके घुंघराले बाल धीरे धीरे हिल रहे थे। अनिल हैरत ज़दा उसे देख रहा था। तो आप क्यों पूछ रही हैं उसके बारे में? वो गर्दन घुमाकर उसकी तरफ मतवजा हुई। देखिए, ये मत सोचिए कि मैं क्यों पूछ रही हूँ उसके बारे में। मुझे बस ये बता दे प्लीज़, वो कहाँ है अब आता क्यों नहीं? बेचैनी से पूछा। उसकी दीद की प्यासी नशे में चूर लग रही थी वो। अनिल की बन में इकट्ठी हो चुकी थी। हैरत और तजस्सुस था कि बढ़ता ही जा रहा था। गहरी सांस बाहर उंडेलता वो ट्राउज़र की दोनों जेबों में हाथ डाले खोया हुआ। लहजा परेशान था। नहीं पता कहाँ है। जोई ने तड़प कर बेयकीनी से देखा। ना जाने क्यों, पर उसके जवाब पर गुस्सा आ गया। क्यों? आपका दोस्त है, आपको क्यों नहीं पता? जोवित बता रहा था स्कूल में आपके साथ पढ़ता था। उसके घर का पता, उसका फ़ोन नंबर। अजीब दोस्त हैं आप। उसीले लहजे में वो तेज तेज उस पर यूं बरस पड़ी जैसे वो दुरान को बरसों से जानती हो। अन्नू का जवाब उसकी तवक्का के बिल्कुल बरक्स था। वो जो उसके जिंदा होने की खबर सुनने के लिए जिस्म के हर केले को चौकन्ना कर चुकी थी, उसकी खबर ना मिलने पर मायूसी बर्दाश्त न कर सकी। वो घर से भाग गया है। अनिल की बात पर एकदम से उसकी चलती जुबान थमी। अब हैरत का शदीद झटका उसको लगा था। अनिल बोल रहा था और वो दम साधे सुन रही थी। वो पिछले 2 माह से लापता है। वो लब भींचे जैसे कुछ सब कर रहा था। बिला वजह छत पर निगाह घुमाई, यूं जैसे कोई आंखों में उमड़ आने वाले पानी को छुपा रहा हो। लापता? तलाश नहीं किया उसको किसी ने? उसके पेरेंट्स? फिक्रमंदी से कहा। पेरेंट्स नहीं है उसके। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अपने रिश्तेदारों के पास रहता था, वहां से भाग गया। कहाँ, क्यों, किसी को नहीं पता। मुझे भी नहीं। आवाज भारी हुई थी। सर झुकाए वो अब जमीन पर टूटी हुई सीमेंट की ईंटों को देख रहा था। खामोशी में सिर्फ दूर कहीं मगरिब की अजान सुनाई दे रही थी। अंधेरा छाने को था। आप क्यों पूछ रही हैं उसका? सर ऊपर उठाए सवाल किया। आंखें मुतजस्सिस थी। वो मुजस्सिम खड़ी थी, हैरतज़दा जैसे किसी का कुछ खो जाए। एक्सक्यूज मी, आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों पूछ रही हैं दुरान का? उसके यूं गुमसुम खड़े रहने पर अनिल ने आवाज़ को जरा ऊंचा रखते हुए सवाल को दोहराया। वो हल्का सा सटपटाई। हाँ। सर उठाए खाली आंखों से अनिल को देखा। मैं पूछ रहा हूँ, आप क्यों पूछ रही हैं दुरान का? और कैसे जानती हैं उसको? वो तीसरी बार सवाल दोहरा रहा था। पेशानी पर बल उसकी तफ्तीशनाक हालत के बायस बढ़ रहे थे। नहीं जानती। मध्यम आवाज़ सी जो बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। तो पूछ क्यों रही हैं उसके बारे में? नहीं जानती। फ्रांस की हालत में वो कंधे गिराए कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा चुकी थी। अनिल ने हैरत से गर्दन को आगे पीछे किया। नहीं जानती? सिरे लब उसके जवाब को दोहराया। फिर से सीढ़ियों की तरफ देखा, वो जा चुकी थी। गहरे सकूत में टक टक की आवाज़ का हलल मतवातर गूंज रहा था। वक्त सिरक रहा था वापस ना पलटने के लिए। हल्के पीच रंग की पेंट सदा दीवार पर लटकती सफ़ेद रंग की घड़ियाल नुमा घड़ी की सुइयां 3:10 बजा रही थीं। दुल्हन कमरे के वस में खड़ा था। ऊपरी कोट अब तन पर मौजूद नहीं था। वो कुछ दूरी पर मौजूद बेड के किनारे पर पड़ा था। अनिल को नींद की गोलियां खिलाने के बाद वो उसे उसके हाल पर छोड़ता अभी चंद मिनट पहले अपने कमरे में पहुंचा था, जो हार्वी प्रोडक्शन ने उसके लिए एक खूबसूरत जाल की तरह तैयार किया था। कोट उतार कर रखने के बाद वो शर्ट की आस्तीन को ऊपरी रुख मोड़ते हुए अबरू उचकाए मुसलसल कमरे का तनकीदी जायजा ले रहा था। पूरा कमरा हल्के पीच और सफ़ेद रंग के इम्तिजाज लिए हुए था। पीच पर्दे, पीच बेडग्राउंड, सफ़ेद फर्नीचर, पीच कालीन, पीच पोशीश का सोफ़ा,
कमरे की एक दीवार पीच रंग की और बाकी सब दीवारों पर सफ़ेद रंग का पेंट था। बेड के बिल्कुल सामने पूरी दीवार में फ्लैट पैनल टीवी स्क्रीन नस्ब थी, जिसके नीचे सफ़ेद मेज़ था। कमरे की हर चीज़ नफीस थी। सजावटी गुलदान में सजे सफ़ेद और पीच रंग के फूलों से लेकर छत पर लगे फानूस तक कनखियों से इर्द गिर्द देखते हुए टीवी स्क्रीन पर निगाह पड़ते ही उसके हाथ लम्हे भर को थमे। कैमरा पूरे बेड को कवर करेगा। सीन में ब्रूस की आवाज़ गूंजी। वो बेख्तियार स्क्रीन की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर कदम थमे। आंखें पूरी खोले निगाह स्क्रीन से हटाकर दरवाजे की तरफ जमाई। नाक के नथने हल्के से फूले और रगें तन गईं। चंद सेकंड्स यूं ही दरवाजे की तरफ देखते रहने के बाद वो दूसरी दफ़ा होने वाली दस्तक पर कदम उससे बढ़ा चुका था। कौन? आंख को आहिस्तगी से दरवाजे के ओवरव्यू होल पर टिकाए, एक हाथ पेन की जेब में और दूसरे हाथ को हैंडल पर जमाए शाइस्तगी से पूछा। बाहर कोई अनजान चीनी शख्स खड़ा था। सर पर ऊन की सूट टोपी, स्याह लेदर जैकेट, गले में चेन, आंख के करीब, आईब्रो में बाली। हार्वी प्रोडक्शन सर्विस सर। लड़के ने पुरइत्मीनान लहजे में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नूरान ने लॉक घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़ा लड़का मोतबाना हाथ सामने बांधे हुए था। लबों पर मायने हेज मुस्कुराहट थी। मुंह चिंगम चुबाने के बायस हिल रहा था। आंखों में शरीर सी चमक थी। कैसी सर्विस? नूरान ने नासमझी जाहिर की। सर, रात को कैसी सर्विस होगी? लड़के ने शरारत से जींस की पैंट की जेबों में हाथ डाले, पंजों पर सारा वजन डालते गर्दन थोड़ी आगे की, आंखों में कमीनगी थी। नूरान ने एक आईब्रो उचकाए, बामुश्किल सामने खड़े उस लड़के की इस हरकत पर उसके एक जोरदार थप्पड़ चढ़ने को खुद से रोका, जो अब तक चेहरा गुद्दी से थोड़ा आगे किए खड़ा था। सर, भेजने फिर आपके कमरे में? लड़के ने बड़े वसक से पूछा। नूरान ने लम्हा भर को उसके चेहरे को गौर से देखा। वो होटल का या हार्वी प्रोडक्शन का मुलाजिम नहीं था, वो कुछ और ही था। हम्म। नूरान ने बेहासा हल्का सा इनकारा भर का हामी भरी। जबड़े सख्ती से पेविस किए, तेजी से पलटा, एकदम रुका। उसे तो इनकार करना था। ऐन वक्त पर वो हूँ कहकर क्यों आगे बढ़ा। कुछ कदम उसके ताक़ुब में कमरे में दाखिल हो चुके थे। वो यूं ही पीठ मोड़े खिड़की के पास जाकर खड़ा हो चुका था। बर्दाश्त जवाब दे रही थी, मगर दिमाग सही वक्त का इशारा नहीं दे रहा था। अपने अक में कदमों की चाप सुनाई दी और फिर कान के पास सरगोशी हुई। शी इज़ हियर फॉर यू। खुमारी में डूबा शरारती लहजा था। शराब की नागवार बू उसके नथनों में घुसी थी। दोरान ने नागवारी से नाक खींचा, हाथ ऊपर उठाया और उंगलियों की हल्की सी जंबिश से उन्हें जाने का इशारा किया। लड़के ने पूरी बत्ती सी निकाली, सर हिलाया, च्युइंगम चबाई, पीछे हुआ, पलटा। दूसरा लड़का जोई को थामे खड़ा था, जो तड़प रही थी। जिस लड़के ने थाम रखा था, उसे सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उसके मुंह पर से टेप वो कुछ देर पहले उतार चुके थे, जबकि हाथ अब भी पीछे बंधे हुए थे। लड़के ने दूसरे लड़के को हाथ से जाने का इशारा किया। जोई को थामे हुए लड़के ने एक झटके से उसे छोड़ा और तेज से झाग भरते दोनों दरवाजे से बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के बाद जोई ने खौफजदा निगाहों से सामने खड़े शख्स की तरफ देखा, जो पीठ मोड़े दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधे खिड़की के शीशे के पार देख रहा था। वो तकरीबन भागती हुई उस तक पहुंची और उसके कदमों में घुटनों के बल ढह गई। प्लीज़, प्लीज़ मुझ पर रहम करो, मुझे यहाँ से जाने दो। सर झुकाए वो टूटी फूटी इंग्लिश जुबान में बिलक उठी। जानती थी ये भी उन जैसा ही कोई होगा, लेकिन फिर भी हर किसी से फरियाद करते हुए यूँ लगता शायद किसी में इंसानियत जाग जाए, शायद कि कोई ऐसा हो जिसे रहम आ जाए। दुरान अभी उसी कश्मकश में था कि लड़की कमरे में क्यों बुलवा चुका है, जबकि उसे वहीं दरवाजे पर इनकार करके बात को ख़त्म करना था। अचानक उसके कदमों में किसी के गिरने जैसा एहसास हुआ और वो चौंका और सराहत से पलटा। लड़की उसके पैरों में घुटनों के बल सर नीचे उसके पैरों के पास ज़मीन पर रखे बिलक रही थी। वो इस गैर मुतवक्का हालत पर गड़बड़ा गया। मुझे ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ लाए हैं, मुझे जाने दो प्लीज़, मेरी मदद करो प्लीज़। वो रोते हुए भारी आवाज़ में गर्दन को झुकाए, सर ज़मीन पर टिकाए दाएं बाएं घुमा रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मदद तलब कर रही थी। उसकी बातों पर दुरान के कान और रोंगटे एक साथ खड़े हुए। चंद सेकंड से उसे ये सब समझने में लगे और फिर उस पे लगती लड़की की बेबसी और बातों पर गौर करता वो एक झटके से उसके मुकाबिल बैठा।